स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हाउस एवरीबॉडी। सो गाइस, जैसे कि आपको पता था लास्ट स्लाइड में हमने अपनी वीडियो में पार्ट कवर किया था द यूनिवर्स एंड द अर्थ का। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो एंड यहाँ पर हमने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं, क्वेश्चंस लिए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। एज अ टोल्ड यू कि मैं अभी ब्रीफ में आपको उस वीडियो में कराया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो भी आपके एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जो भी एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सब में आपके बन सकते हैं और बनते आए हैं। ठीक है, तो अब हम ज्योग्राफी का पार्ट डिस्कस करते हैं, पार्ट 2। इसमें मैंने सारे उसकी एक्सप्लेनेशंस आपको दिए हैं अच्छे से, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक आपको कोई बुक को पढ़ने की जरूरत है इस चीज के लिए। आप अगर वीडियो ही देख लेंगे वो ही आपके लिए सफिशियंट रहेगी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोलर सिस्टम में सबसे हम पहले हमने क्या पढ़ा था द यूनिवर्स में? सन। ठीक है, सन के बारे में हमने कल काफी कुछ कवर कर लिया था, तो आप उस स्लाइड में देखिए, जाके देखिए। आज हम करते हैं अपना एक एक प्लैनेट के बारे में डिस्कशन, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट प्लैनेट आपका कौन सा होता है? सन के बाद प्लैनेट कौन सा होता है आपके सोलर सिस्टम में? दैट इज मरकरी। ठीक है, मरकरी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है, इट्स द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, सन के सबसे ज्यादा क्लोज जो प्लैनेट है वो है आपका मरकरी। रोटेशन जो है आपकी मरकरी की, ये कर लेता है आपका 58.65 डेज में। ओके, 58.65 डेज में ये रोटेशन कर लेता है अपनी कंप्लीट, और एवोल्यूशन करता है ये 88 डेज में कंप्लीट। रोटेशन आई होप आपको पता होगा, अपने एक्सिस पे जो रोटेट करता है, स्पिन करता है, उसको बोलते हैं हम रोटेशन। और जो सूरज का चक्कर ये लगा के आता है प्लैनेट, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मरकरी पे क्या एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, तो मरकरी पे कोई भी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता एंड मरकरी की कोई सैटेलाइट भी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब एक और चीज है इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहाँ पर है, कौन से प्लैनेट की है? वो है आपकी मरकरी। इसका मतलब क्या है ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज? मतलब कि जो सबसे ज्यादा दिन के टाइम में गर्मी गर्मी जो है वो कौन से प्लैनेट पे होती है? वो है आपकी मरकरी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका वीनस। तो आपको मरकरी नहीं लगा के आना पेपर में कि अगर आपको दिया जाए कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हॉटेस्ट हमेशा वीनस रहेगा। और अगर मैक्सिमम ड्यूरनल रेंज पूछी जाए कि दिन के टाइम में सबसे ज्यादा किसका तापमान ज्यादा होता है, ये है आपका मर्क्यूरी। ठीक है, जो डेज होते हैं इसके बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और नाइट जो है बहुत ज्यादा ठंडी होती है मर्क्यूरी पे। लेट्स डिस्कस द सेकंड प्लैनेट नाउ, दैट इज वीनस। जो है आपका, ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो क्लोज है प्लैनेट वो अर्थ के कौन सा है, तो दैट इज वीनस। ठीक है, आता मार्स भी अर्थ के बाद, लेकिन मार्स अर्थ से क्लोज नहीं है, वीनस सबसे ज्यादा क्लोज प्लैनेट है। ठीक है, अब वीनस और अर्थ में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए वीनस को हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए अर्थ विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, दैट इज वीनस। ओके, अर्थ का ट्विन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था इसकी डेंसिटी, मास, हर चीज लगभग लगभग बराबर होती है, और डायमीटर जो है इसका थोड़ा सा ही छोटा होता है अर्थ से, दैट इज 500 किलोमीटर लेस। ठीक है, अर्थ से जो होता है ये। सेकेंड थिंग, वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। क्यों? आपने जब भी स्काई में देखते बहुत ज्यादा ब्राइट आपको स्टार नजर आएगा स्काई में, उसे वही वीनस होता है। अभी भी आप देख लीजिए, आपका मई तक, मई जून तक आपका ये जो है एक फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है स्काई में। आप स्काई जैसे ही सनसेट हो जाए वेस्ट की तरफ, आजकल के टाइम में मैं आपको बता रही हूँ, वेस्ट की तरफ देखिए, आपको बहुत ज्यादा ब्राइट स्टार एक दिखेगा स्काई में, और वो आपका वीनस है। ठीक है, वो कुछ टाइम बाद आपको स्काई से गायब होता हुआ दिखेगा, कुछ घंटे के लिए वो स्काई में रहता है और बहुत अच्छा जो है ब्राइटनेस उसकी दिखती है। फिलहाल आप उसको देख सकते हैं, जिसको नहीं पता वेस्ट डायरेक्शन में जरूर देखिए, सनसेट होने के तुरंत बाद ये आपको जो है प्लैनेट आपको दिख जाएगा। चलिए, अब है आपका इसकी सब स्लोएस्ट रोटेशन, इसकी सबसे ज्यादा स्लोएस्ट रोटेशन है पूरे आपके सोलर सिस्टम में। ठीक है, और वो कितने डेज डेज की है? 257 डेज की रोटेशन ही है। मतलब ये अपने एक्सिस पे ही इतना स्लोली रोटेट करता है, सबसे स्लोएस्ट रोटेशन है इसकी।
वीनस की भी कोई सैटेलाइट नहीं है, इट हैज नो सैटेलाइट। ब्राइटेस्ट आफ्टर सन एंड मून। अब ये जो प्लैनेट है ये ब्राइटेस्ट आफ्टर सन और मून है। सबसे ज्यादा आपको पता है शाइनिंग हम किस चीज की देखते हैं, या तो मून शाइन कर रहा होता है या फिर सन शाइन कर रहा होता है, ठीक है। बाकी स्टार्स डिम होते हैं। जो भी हमें स्टार सबसे ज्यादा आपको चमकता हुआ दिखे तो समझ लीजिए वो स्काई में वीनस है। अब ये इतना चमकता क्यों है, ये इसलिए चमकता है आपका वीनस जो है, क्योंकि इसके पास 70% एल्बिडो होती है। एल्बिडो क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग पावर, मतलब जो सन से वीनस की तरफ लाइट आती है ये उसको 70% जो है रिफ्लेक्ट ही कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ये ब्राइट दिखता है। और इसी कारण से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ही गर्म रहता है, ठीक है। अब ये क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज वीनस, नॉट मरकरी। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन बट इट इज नॉट द हॉटेस्ट, ओके। हॉटेस्ट इज वीनस। अब ये किस वजह से हॉटेस्ट होता है आपका, क्योंकि यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर क्या होता है फिनोमिना ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वो होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये बहुत ही गर्म प्लैनेट होता है, ठीक है। रेवोल्यूशन अगर इसकी बात करी जाए, रोटेशन थी आपकी 257 डेज की और इसकी रेवोल्यूशन है 224.7 डेज की, ओके। इक्वल रोटेशन और इक्वल रेवोल्यूशन होती है ऑलमोस्ट। अब इसकी जो रोटेशन है, जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, वो ज्यादा टाइम लगाता है, हालांकि सन के आसपास ये जो घूम के आता है वो कम टाइम में अपने रोटेशन से लगा लेता है। इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। बाकी जो आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है, द नाइट और डे टेम्परेचर, जो वीनस पे दिन का और रात का दोनों का टेम्परेचर लगभग सेम होता है। और ये जो बाकी प्लैनेट्स की तरह नहीं रोटेट करता, ये बैकवर्ड रोटेट करता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है। बाकी सारे प्लैनेट्स जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। आई होप वीनस के बारे में हमने सारी डिस्कशन कर लिया। आगे चलते हैं अर्थ के ऊपर। अर्थ आपकी प्यारी धरती जिसपे हम रहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, और आपको पता होगा ब्लू प्लैनेट इसको किस लिए बोला जाता है, बिकॉज 70% जो है यहाँ पर वाटर एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, ठीक है, और 30% ही लैंड एग्जिस्ट करती है, इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। इट इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो दैट इज अर्थ। एवरेज डिस्टेंस कितना है अर्थ का सन से, दैट इज 149 किलोमीटर, ठीक है। Circumference, if they ask you, the circumference of the earth is 40 to 32 kilometer and area is 510 million square kilometer। बाकी हमने डिस्कस किया था स्पिन जो है ये कैसे अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, कैसे स्पिन करता है, ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस पे स्पिन करता है। कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था वेस्ट टू ईस्ट ये स्पिन करता है, ओके। रोटेशन इसकी कितने दिन में कंप्लीट होती है, रोटेशन का टाइम है इसका 23 hours 56 minutes 40.91 सेकेंड्स। इसको बाय हार्ट आप लर्न कर लीजिए। इसमें कुछ फिगर्स आपको दे दी जा सकती हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में, और आपको बोला जा सकता है कि इसमें अर्थ का स्पिन टाइम आप बताइए, रोटेशन टाइम आप बताइए, तो उसमें आपको यहाँ पर टिक करके आना है 23 hours 56 minutes 40.91 सेकेंड। इफ दे आस्क यू अबाउट द रेवोल्यूशन टाइम, तो हमारी अर्थ की रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है 365 डेज 5 hours 48 minutes एंड 45.51 सेकेंड्स। अब देखिए जो हम अपना, वैसे तो ये रेवोल्यूशन जो है अपनी कंप्लीट करती है इतने टाइम में, लेकिन हम जो एक नॉर्मल ईयर लेते हैं वो लेते हैं 365 डेज का, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो ये 5 hours 48 minutes और 45.51 सेकेंड्स है, इसको ऐड करने के बाद 4 साल के बाद हमारा एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। आफ्टर 4 years ये हमारा वन डे बना देता है पूरा, और इसको हम ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक लीप ईयर आफ्टर 4 years हम कंसिडर करते हैं, जो कि है 366 डेज का, ओके। नाउ अब अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। इट हैज वन नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट एंड दैट इज मून, और ये सबसे ज्यादा बड़ी सैटेलाइट है आपके सोलर सिस्टम में, ठीक है। मून है ऐसी आपकी सैटेलाइट। हाँ, अर्थ के बारे में हमने काफी डिस्कस कर लिया, सरकमफ्रेंस हो गया। अब एक चीज आपको पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि जो पेरीहीलियन है अर्थ का, पेरीहीलियन मतलब जो दूर का डिस्टेंस है अर्थ का सबसे,
ऐसा टाइम जब अर्थ सन से दूर होती है, फादेस्ट, आई एम सॉरी, पेरीहीलियन मतलब जो सबसे पास में होती है, ठीक है। अर्थ अपने पेरीहीलियन पे कब होती है, मतलब सबसे पास कब होती है, जब वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, वो सबसे नजदीक होती है हमारे जनवरी, ठीक है, जनवरी 3 को, 3 जनवरी को ये पेरीहीलियन पोजीशन इसकी होती है। और एपीहीलियन, एपीहीलियन पोजीशन होती है जब, जिस टाइम ये रिवॉल्व करती है सन के सबसे दूर कब होती है, ये होती है आपकी जुलाई 4। ओके, चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लैनेट नाउ, दैट इज मार्स। तो मार्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। मार्स जो है आपका, यू नो दैट इट इज नोन एज रेड प्लैनेट, also known as red planet. If a question arises in your paper that which planet is known as red planet, and the answer would be Mars. So revolution जो है आपकी मार्स की, ये कंप्लीट करता है 687 डेज में। ओके, रेवोल्यूशन इज ऑफ 687 डेज, एंड रोटेशन जो है ये अर्थ से कुछ टाइम ज्यादा की है, ये है आपकी 24.6 आवर्स। ऑलमोस्ट ये अर्थ के बराबर की रोटेशन है, बट थोड़ा सा कुछ आवर्स ज्यादा की होती है, तो दैट इज 24.6 आवर्स की रोटेशन होती है मार्स की। अब जो मार्स है हमारा, आपको भी पता है, जो आजकल के वैज्ञानिक है, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि लाइफ, अर्थ के बाद जो ऐसा प्लैनेट जिसपे लाइफ पॉसिबल है, दैट इज मार्स। ओके, यहाँ पर क्या क्या देखा गया है, डोरमेंट वॉल्केनोज भी मिले हैं, और कुछ ट्रेसेस हमें वाटर के और रिवर के भी मिले हैं मार्स के ऊपर। सो मार्स का जो हाईएस्ट माउंटेन है, अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ मार्स, दैट इज निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ मार्स, जो कि 3 गुना बड़ा है हमारे माउंट एवरेस्ट पे, जो आपकी हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे सबसे बड़ा कौन सा है, आपका माउंट एवरेस्ट। एंड देन यहाँ पर जो है मार्स पे, वो है आपका निक्स ओलंपिया। यहाँ पर मार्स की जो है आपकी 2 सैटेलाइट्स हैं, 2 सैटेलाइट्स हैं फिलहाल मार्स के पास, दैट इज डोमोस एंड फीबोस। ओके, इट इज डीमोस एंड फीबोस, नॉट डोमोस, DEIMOS, एंड डीमोस एंड फीबोस। ओके, चलते हैं आगे जुपिटर के बारे में। जो हमने 4 प्लैनेट्स अभी पढ़े थे, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं। किस वजह से, यहाँ पर एक आउटर सरफेस है और आपका अर्थ, रॉक्स और ये सब आपको मिलेगा, धरती मिलेगी। लेकिन बाकी जो आगे के प्लैनेट्स हैं, इनको जाइंट प्लैनेट्स बोला जाता है, जोवियन प्लैनेट्स बोला जाता है। वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको धरती, रॉक्स ये सब नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा गैसेस। 99% जो मास है, यहाँ पर गैसेस आपको मिलेंगी 99%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द 4 आउटर प्लैनेट्स और जाइंट प्लैनेट्स, इनको हम जाइंट प्लैनेट्स भी बोलते हैं, 4 आउटर प्लैनेट्स। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इनमें से कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आपके टेरेस्ट्रियल हैं, और बाकी जो आगे के प्लैनेट्स हैं वो उनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, या फिर जाइंट प्लैनेट्स, अदरवाइज जोवियन प्लैनेट्स भी इनको बोला जाता है। और इसमें क्या आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ठीक है, ये सब आते हैं आपके, और यूरेनस, ये आते हैं आपके जोवियन प्लैनेट्स में। इनका जो मास है, कलेक्टिवली मास जो है इनका 9, कलेक्टिवली मेक ऑफ 99% द मास नोन एज ऑर्बिट, नोन टू ऑर्बिट द सन, ठीक है। 99% ये पूरा जो है आपका सोलर सिस्टम का मास, ये चारों प्लैनेट्स मिलके बना देते हैं। जुपिटर और सैटर्न जो है आपके, ये 400 टाइम्स होते हैं मास ऑफ अर्थ के, जितना अर्थ का मास है उसके 400 गुना मास जो है सिर्फ इन 2 प्लैनेट्स का ही हो जाता है, जुपिटर एंड सैटर्न का। चलिए जुपिटर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका अराइज हो सकता है, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, दैट इज जुपिटर, ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। और ये 71% ऑफ द टोटल मास ऑफ ऑल प्लैनेट्स है, ठीक है। जितना सारे प्लैनेट्स का मास है, उसका 71% मास अकेले इस जुपिटर का मास है। अब बाकी देखिए, इट हैज 79 नोन सैटेलाइट्स। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, आप आगे की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कहीं पर 60, कहीं पर कुछ मेंशन किया हुआ है सैटेलाइट्स, लेकिन मैं आपको बता दूं वो ओल्ड वर्जन है। अगर आप फिलहाल अभी देखेंगे तो जुपिटर की जो अब डिस्कवर्ड सैटेलाइट्स हैं, दैट इज 79, एंड इससे भी ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो आपकी डिस्कवर हो गई हैं आपकी सैटर्न की। ओके, चलिए
अब क्या है यहाँ पर, इट हैज 79 नोन सैटेलाइट्स। तो अभी आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आई गेस रिवाइज डाटा पे ही पूछा जाएगा। तो 79 नोन सैटेलाइट्स आर देयर इन जुपिटर। और प्रोमिनेंट कौन कौन सी है, ये है आपकी यूरोपा, लो, गैनीमेडी एंड कैलिस्टो। ठीक है, कैलिस्टो, गैनीमेडी, लो एंड यूरोपा। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, तो गैनीमेडी इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है आपकी गैनीमेडी। रेवोल्यूशन टाइम है इसका 12 इयर्स। ओके, इसको हम जो है लॉर्ड ऑफ हेवंस भी बोलते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट तो है ही, और 71% मास भी है इसका सारे प्लैनेट्स का, ऑल्सो कॉल्ड लॉर्ड ऑफ हेवंस। इफ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से प्लैनेट को लॉर्ड ऑफ हेवंस बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम जुपिटर को लॉर्ड ऑफ हेवंस। इसलिए बोला जाता है कि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब देखिए, जुपिटर इतना बड़ा था पहले कि वो, उसने मतलब आधे उस रास्ते में ही रुक गया स्टार बनते बनते। अदरवाइज अगर ये कुछ टाइम और बड़ा होता तो ये स्टार भी बन जाता उस टाइम पे। अब जुपिटर का जो मास है, जो एरिया है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर क्या क्या चीज है जो एग्जिस्ट करती हैं, ये जो है, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके एटमॉस्फेयर में होता है। हीलियम, मीथेन और अमोनिया। ठीक है, मीथेन एंड अमोनिया। ये है जुपिटर के सरफेस पे जो एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में। एंड एक ग्रेट रेड स्पॉट भी जो है जुपिटर में हमें देखा गया है, एक ग्रेट रेड स्पॉट। अगर आपसे पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है, ऑन विच प्लैनेट ग्रेट रेड स्पॉट इज डिटेक्टेड, तो आंसर इज जुपिटर। ओके, अब ये ग्रेट रेड स्पॉट में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऐसा हरिकेन देखा गया है, सुपर स्ट्रॉम देखा गया है, जो कि हजारों सालों से चलता आ रहा है और अभी तक रुका ही नहीं है। ठीक है, ऐसा स्ट्रॉम यहाँ पर देखा गया है, और इसी स्ट्रॉम को, इसी इंटरनल हीट को बोला गया है हमारा ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, यहाँ पर बहुत टाइम से जो है आपका हरिकेन्स, तूफान, आंधी, ये सब चलता आ रहा है। और इनको, अब देखिए, हमारी धरती पे आंधी आती है, ऑब्वियस सी बात है, या फिर विंड की डायरेक्शन इतनी तेज हो जाती है, तो यहाँ पर क्या चीज है जो इनको ये सब दे रही है, पावर प्रोवाइड करती है। जुपिटर की इंटरनल हीट जो है ना, वो इतनी ज्यादा है कि वो इसको पावर प्रोवाइड कर रही है कि जो आपके स्ट्रॉम वगैरह है, इसकी वजह से ज्यादा और स्ट्रॉम आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, और अभी तक रुका नहीं है ये जब से स्ट्रॉम। ठीक है, रेवोल्यूशन टाइम हमने पढ़ लिया था, 12 इयर्स का है। सैटेलाइट्स हमारे हो गई थी। एंड हमने क्या देखा, इस सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रोटेशन अगर आपसे पूछी जाए सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट की, दैट इज जुपिटर। 9.8 आवर्स में ही ये अपने आप को रोटेट कर जाता है। अब देखिए कितना ज्यादा इसकी फास्टेस्ट रोटेशन है। चलिए आगे चलते हैं, सैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सैटर्न जो है आपका, इट इज द सेकंड इन साइज आफ्टर जुपिटर। आफ्टर जुपिटर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, पहले जो बुक्स में है वो ये था कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स कौन से प्लैनेट के पास है आपके, वो थी जुपिटर। लेकिन आज के टाइम में अभी जो रिवाइज डाटा है उसमें जो है सैटर्न की नोन सैटेलाइट्स है वो है 82। ओके, सैटर्न की 82 है और जुपिटर की हमने देखा था 79 है। अभी सैटर्न की जुपिटर से ज्यादा सैटेलाइट्स है। रेवोल्यूशन टाइम जो है सैटर्न का वो है 29 ईयर्स, और रोटेशन टाइम है जुपिटर से कुछ टाइम ज्यादा, दैट इज 10.3 आवर्स। फिर भी इसका भी बहुत ज्यादा है सैटर्न का। अब सैटर्न अपने आप को डिस्टिंग्विश कैसे करता है, ये हमने कल भी देखा था। इसकी तीन बहुत वेल डिफाइंड रिंग्स होती हैं इस प्लैनेट के आसपास। ठीक है, और वो उससे ये अपने आप को डिस्टिंग्विश करता है। अब इन रिंग्स में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो अपने आप इंडिपेंडेंटली जो मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। अब जो सबसे प्रोमिनेंट सैटेलाइट है सैटर्न की, दैट इज टाइटन। इट इज द प्रोमिनेंट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। ओके, आई एम सॉरी, सैटर्न। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, सबसे ज्यादा लीस्ट डेंसिटी, लीस्ट डेंसिटी कौन से प्लैनेट की है, दैट इज सैटर्न। ठीक है, ये 30 गुना कम, लेस डेंस है, 30 टाइम्स लेस डेंसर देन अर्थ। ओके, इसकी डेंसिटी 3 गुना लेस है अपनी अर्थ से। यूरेनस के बारे में डिस्कस करते हैं। यूरेनस जो है हमने आपको कल बताया था 18 सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये जो है डिस्कवरी हुई थी इसकी। तो आइडेंटिफाइड एज प्लैनेट इज 1971।
यूरेनस की डिस्कवरी आपसे पूछ सकते हैं किसने करी थी, तो उसकी डिस्कवरी करी थी विलियम हर्शेल ने। रोटेट कैसे करता है, अब यहाँ पर ऑलमोस्ट जो प्लैनेट्स हैं वो आपके एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, लेकिन एक हमने एक्सेप्शन डिस्कस करी थी, ये जो है रोटेशन ये यूरेनस करता है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ओके, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है, और इसके एक्सिस जो है वो इंक्लाइंड है 98 डिग्री टू दी ऑर्बिट। 98 डिग्री, हमारे अर्थ के एक्सिस कितने डिग्री पे इंक्लाइंड थे, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने क्या किया था, 66.5 डिग्री पे अर्थ के एक्सिस इंक्लाइंड होते हैं। ओके, रेवोल्यूशन जो है इसकी रेवोल्यूशन पीरियड है 84 ईयर्स का, एंड रोटेशन पीरियड है 10.8 आवर्स का। अब जो हमारी सैटर्न था उसके पास 3 रिंग्स थी, ठीक है, लेकिन जो ये यूरेनस है इसके आजू बाजू 9 रिंग्स होती हैं, 9 छल्ले होते हैं इस प्लेनेट के आजू बाजू, लेकिन ये छल्ले बहुत ही ज्यादा लाइट होते हैं, तो इसलिए हम इनको प्रोमिनेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, यूरेनस के पास जो आपकी सैटेलाइट्स हैं, इट हैज 727 सैटेलाइट, और जिसमें प्रोमिनेंट है आपकी टाइटेनिया, ओब्रियन, उम्ब्रियल, एरियल एंड मिरांडा। ओके, ये सारी सैटेलाइट्स हैं जो यूरेनस की प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स भी हैं। चलिए नेपच्यून के बारे में डिस्कस करते हैं। नेपच्यून, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनिश स्टार। ठीक है, स्काई में ये एज अ ग्रीन स्टार अपीयर होता है, इट अपीयर्स एज अ ग्रीनिश स्टार, एंड इट हैज 14 सैटेलाइट्स। डिस्कवर किसने किया था नेपच्यून को, जे जी बर्लिन। कब किया था, 1846। ओके, 1846 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब देखिए हमने यूरेनस की रिंग्स पढ़ ली थी, कितनी थी, 9 फेंट रिंग्स, लेकिन नेपच्यून की है 5 फेंट रिंग्स। नेपच्यून के आजू बाजू 5 जो है फेंट रिंग्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं। रेवोल्यूशन टाइम है इसका 165 ईयर्स, एंड रोटेशन है 15.7 डेज। अब बात कर लेते हैं हमारे प्लैनेट की। प्लूटो, क्या प्लूटो आज प्लैनेट के उसमें आता है, नो, प्लैनेट के उसमें प्लूटो नहीं आता। 2006 में प्लैनेट साइंटिस्ट ने इसको प्लैनेट्स की डिग्री से, प्लैनेट्स की कैटेगरी से इसको निकाल दिया गया था। देखिए प्लूटो इतना छोटा है कि ये ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए विच प्लैनेट इज नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट, तो वो है आपका प्लूटो। ठीक है, अब देखिए आपकी 3 कैटेगरीज होती हैं प्लैनेट को, अगर आप किसी भी उसको प्लैनेट में कैटेगराइज करते हैं तो प्लैनेट बनने के लिए क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली चीज तो होती है कि वो ऑर्बिट करना चाहिए सन के अराउंड। ठीक है, ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से क्यों निकाला गया, वो इसलिए, पहली कंडीशन थी कि ऑर्बिट करना चाहिए सन के अराउंड, दूसरी कंडीशन थी कि उसका अपना एक ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए, कि वो अपने आप को उस ऑर्बिटल में, अपने आप को उस स्फेरिकल शेप में वापस खींच सके। ठीक है, मतलब जो उसकी स्फेरिकल शेप है, उसकी ऑर्बिट है, उसमें वापस अपने आप को खींच सके, इतना उसका ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि इट नीड्स टू हैव अ क्लियर कट ऑर्बिट, कि वो जो अपने इसका अपना ऑर्बिट होना चाहिए। कल हमने ऑर्बिट के बारे में डिस्कस किया था कि जिस डायरेक्शन, जिस रास्ते से वो अपना जो रास्ता बनाता है वो अपना सन के अराउंड रिवॉल्व करते हो, उसे बोलते हैं हम ऑर्बिट। ठीक है, अब ऐसा सब एक प्लैनेट्स का अपना अपना ऑर्बिट होता है, ऐसा नहीं है कि मरकरी का एक ऑर्बिट है और जो वीनस है वो उसके ऑर्बिट को क्लैश करे, नहीं, सबका अपना अपना ऑर्बिट होना चाहिए। लेकिन जो ये प्लूटो था ये नेपच्यून के ऑर्बिट को जो है क्लैश कर रहा था, नेपच्यून के ऑर्बिट को बीच में आ रहा था, जिसकी वजह से इसको हमने 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया और प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया। ठीक है, ये नेपच्यून के ऑर्बिट को कट कर रहा था, इस वजह से ये निकला हमारे प्लैनेट की लिस्ट से। चलिए अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस करा है, हमने मर्करी की डिस्कस कर ली थी, 0 सैटेलाइट है। वीनस 0, अर्थ की एक ही सैटेलाइट है और नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून। मार्स की हमने कर ली थी, डीमोस एंड फीबोस, 2 सैटेलाइट। जुपिटर की 79 सैटेलाइट्स है। सैटर्न हैज 82 सैटेलाइट्स, 82 नोन सैटेलाइट्स, एंड जुपिटर हैज 79 नोन सैटेलाइट्स, अभी जो फिलहाल का डाटा है। ओके, यूरेनस 27 सैटेलाइट्स, एंड नेपच्यून हैज 13 सैटेलाइट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं, और ये हर एग्जाम में पूछा गया है इसमें से कोई ना कोई पार्ट। तो लेट्स डिस्कस कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। चलिए, पहला है पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम अर्थ। देखिए जब भी हम अपने मून को देखते हैं उसका कुछ ही पार्ट हमें विजिबल रहता है और कुछ पार्ट नहीं। ठीक है,
तो जो पार्ट हमारे को विजिबल रहता है वो सिर्फ 59% है, 41% पार्ट तो हम मून का देख ही नहीं पाते। ओके, अब है आपका ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड मून, दैट इज 6:1। मतलब जितना अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पुल है उससे 6 गुना कम हमारे मून का ग्रेविटेशनल पुल है। अब जैसे आपने देखा होगा जब भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह मून पे जाते हैं तो आप क्या होता है कि वो घूमते ही रह जाते हैं, वो लैंड पे तो अपना पैर रख ही नहीं पाते, और पानी हो गया, ग्लास हो गया, वो सब घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं हवा में। लैंड पे क्यों नहीं आ पाते? क्यों? क्योंकि जो हमारे मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत कम है। अर्थ के 6 गुना कम है हमारा मून का ग्रेविटेशनल पुल। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दैट इज 6:1। रेड प्लेनेट आपसे पूछा जाएगा कौन सा है, तो दैट इज मार्स। टाइम टेकन बाय मूनलाइट टू रीच द अर्थ, कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकेंड्स जो है मूनलाइट को अर्थ पे रीच करने के लिए टाइम लगता है। ब्लू प्लेनेट पूछा जाएगा तो दैट इज अर्थ। हॉटेस्ट प्लेनेट इज वीनस। कोल्डेस्ट प्लैनेट पूछा जाएगा नेपच्यून। देखिए प्लूटो आप नहीं बोलेंगे क्योंकि प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा चुके हैं हम। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है आफ्टर सन, दैट इज साइरस। प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ हमने डिस्कस किया था, वीनस। अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है इसको, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। लॉर्ड ऑफ हेवंस या फिर ग्रेट रेड स्पॉट कौन से प्लैनेट पे होता है? ये है आपका जुपिटर पे। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट माउंटेन ऑफ मून कौन सा है, तो ये है आपका लेबेंस, जो कि है 35,000 फीट का। ओके, एपीहीलियन आपसे पूछा जाएगा, अर्थ का एपीलियन कब देखा जाता है, तो ये होता है जुलाई 4। एपीलियन मतलब सबसे ज्यादा दूर कब होती है, पेरिहिलियन मतलब पास कब होती है सन के, तो वो होती है 3 जनवरी। ओके, बाकी पूछा जा सकता है आपका स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, तो वो है आपका मरकरी। नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका? मरकरी। फादर्स्ट प्लैनेट कौन सा है सन से, दैट इज नेपच्यून। बाकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि रेवोल्यूशन पीरियड कितना है मून का अर्थ के अराउंड, मून का अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन पीरियड जो है, रेवोल्यूशन टाइम मून का अर्थ के अराउंड, मून कितने टाइम में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर लेता है, तो वो करता है 27 डेज 7 hours 43 minutes एंड 11.43 सेकेंड। अब जितना मून का रेवोल्यूशन टाइम है उतना ही रोटेशन टाइम है, ठीक है। जितना रेवोल्यूशन है उतनी दिन में ही ये रिवॉल्व करता है, मतलब रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम मून का सेम है। दैट इज 27 डेज 7 hours 43 minutes एंड 11.43 सेकेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं अब हम रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में, और ये देखते हैं कि ये रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है हमारी, ये क्या क्या चीज पे अफेक्ट करती है, ठीक है। आपको भी पता है जो हमारी अर्थ है वो दो ही तरीके के मूवमेंट्स करती है। अब वो कौन कौन सी? रोटेशन जो कि डेली करती है, वो डेली मूवमेंट भी उसको बोलते हैं, या फिर रेवोल्यूशन जो कि 365 डेज में ये करती है। ओके, अब क्या होता है इस रोटेशन की वजह से हमारा क्या क्या चेंजेस आते हैं ये बताइए। जो रोटेशन है, पहली चीज आपसे अगर ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रोटेशनल वेलोसिटी एट इक्वेटर, एट इक्वेटर अगर आपसे बोला जाए कितनी की होती है, एट इक्वेटर होती है आपकी 1667 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या क्या होता है, तो जो आपकी डे और नाइट अकर होने का फिनोमेना है ये होता है आपका रोटेशन की वजह से। अब जो डिफरेंस आता है 1 आवर का बिटवीन टू मेरिडियंस, हमने कल मेरिडियंस के बारे में पढ़ा था, क्या था जो दो उन दो मेरिडियंस के बीच में डिफरेंस आता है 1 घंटे का, जो कि 15 डिग्री अपार्ट होते हैं एक दूसरे से, वो किसकी वजह से आता है? ये आता है आपका रोटेशन की वजह से। अब जो हमारी विंड्स हैं, विंड्स की डायरेक्शन जो है वो किसकी वजह से चेंज होती है, और ये होती है आपकी रोटेशन की वजह से। ओशियन करंट्स जो है हमारे, ओशियन करंट्स, ये किसकी वजह से आते हैं? हमारे ओशियन करंट्स भी होते हैं रोटेशन की वजह से, ठीक है। अब टाइड्स जो होते हैं, आपको टाइड्स तो पता ही होगा, तो राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स ये भी होते हैं आपके रोटेशन की वजह से, राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स। अब देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें लॉन्गेस्ट डे कब होता है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम बात कर रहे हैं, कल हमने पढ़ा था हेमिस्फीयर्स के बारे में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे है हमारा June 21, ठीक है। इस टाइम ही हमारी जो धरती है वो समर्स को एक्सपीरियंस करती है, और शॉर्टेस्ट डे जो है हमारा कब होता है? शॉर्टेस्ट डे होता है हमारा December
22 को, ओके। और वाइस वर्सा सिमिलरली ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। अब देखिए इक्वेटर पे जो है डे और नाइट, दिन और रात दोनों बराबर होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एट इक्वेटर डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। अब करते हैं रेवोल्यूशन की बात। रेवोल्यूशन क्या होता है ये बताइए। रेवोल्यूशन होता है द पाथ विच दैट द अर्थ फॉलोज, मतलब जो चक्कर अर्थ जो है सन के अराउंड लगाती है, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। और अर्थ के मोशन को ही रेवोल्यूशन बोलते हैं, सन के अराउंड को। और ये कौन सा पाथ फॉलो करती है, किस टाइप का ऑर्बिट, ये करती है आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है अर्थ फॉलो करती है, राइट। अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, आपको अलग अलग वो दिए जा सकते हैं और बोला जाएगा। तो अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी है आपकी 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये। कितने दिन लेती है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 45.51 सेकेंड्स टू कंप्लीट आवर रेवोल्यूशन। ये यही इसी की वजह से हमारा हर 4 साल के बाद एक एक दिन हमारा ऐड होता जाता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। अब देखिए रेवोल्यूशन की वजह से हमारे क्या क्या होता है, सीजन्स में चेंज जो होता है, सीजन्स चेंज जो होते हैं हमारे, ये रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं, ठीक है। जो हमारे डे और नाइट के बीच में वेरिएशन होती है, इन दोनों के लेंथ के बीच में अलग अलग साल में, अलग अलग टाइम, साल के अलग अलग टाइम में, वो आपकी होती है रेवोल्यूशन की वजह से। जो विंड बेल्ट होते हैं, विंड बेल्ट की शिफ्टिंग जो होती है, ये होती है आपकी रेवोल्यूशन की वजह से। और अगर हमें लैटिट्यूड को डिटरमाइन करना है, कल हमने लैटिट्यूड पढ़े थे, लैटिट्यूड की डिटर्मिनेशन भी हमारी होती है रेवोल्यूशन की वजह से। अब हमने क्या किया था, जो हमारे एक्सिस होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइंस दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। ये जैसे अर्थ है, दिस इज नॉर्थ and this is south. The imaginary lines that runs from north to south is axis. अब axis जो होते हैं हमारे inclined होते हैं, पैरेलल नहीं होते हमारे बेस उससे। inclined कितने डिग्री पे होते हैं, ये होते हैं आपके 66.5 डिग्री पे inclined होते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आई होप आप इसका आंसर कर देंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट इज सीजन। सीजन देखिए हमारे को, हमारे जो धरती पे 4 तरीके के सीजन्स आते हैं, 4 तरीके के क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। वो क्या क्या देखिए, एक तो हम विंटर अनुभव करते हैं, ठीक है, सर्दी। फिर हम गर्मी भी करते हैं, ग्रीष्म। बाकी स्प्रिंग हम एक्सपीरियंस करते हैं और ऑटम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। 4 तरीके के सीजन हम एक्सपीरियंस करते हैं। विंटर 22 दिसंबर को आती है, ठीक है। 22 दिसंबर को क्या होता है, आपका जो सन है वो एग्जैक्टली हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में होता है, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो विंटर एक्सपीरियंस करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपको ये अच्छे से याद करना है, इस सन इसके ऊपर होता है, ठीक है, 22 दिसंबर में। अब जो 21 जून है, जो हमारा सन होता है, ये होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये इस टाइम पे समर्स एक्सपीरियंस करता है। और स्प्रिंग है हमारा 21 मार्च। 21 मार्च को हम स्प्रिंग एक्सपीरियंस करते हैं। और स्प्रिंग में क्या होता है, जो हमारा सन है इट इज डायरेक्टली अबव इक्वेटर, अबव इक्वेटर। अब जब ये कंडीशन आती है, जब हमारा सन जो है डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है, तो उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बोला जाता है, ठीक है, इसी फिनोमिना को। जब हमारा सन डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर होता है तो इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये होता है हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स, या फिर हम इसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स कब होती है, डेट हमारा 21 मार्च। ऑटम के बारे में बात करें तो ऑटम इज 23 सितंबर, ठीक है। इस दिन भी क्या होता है, सन हमारा इक्वेटर के ऊपर होता है, इक्वेटर के ऊपर हमारा सन होता है। और इसे भी हम बोलेंगे इक्विनॉक्स, लेकिन ऊपर वाला वर्नल इक्विनॉक्स था और इसको हम बोलते हैं ऑटमनल, AUTUMONAL, ऑटमनल इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब हमारा सन डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर होता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। चलिए अब सोलिस्टाइस की बात करेंगे। सोलिस्टाइस क्या होता है,
कि जब एक टाइम ईयर में जब हमारा लेंथ ऑफ डेज और बड़े होते हैं और नाइट्स हमारी लार्जेस्ट हो जाती है या फिर दिन बड़े नाइट छोटी, तो वो हो जाता है आपका सोलिस्टाइस। जब हमारा सन डायरेक्टली ट्रॉपिक्स के ऊपर होता है, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, विंटर्स में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर था हमारा सन, तो हम इसको बोलेंगे विंटर सोलिस्टाइस, ठीक है। सोलिस्टाइस वो कंडीशन है जब हमारा सन डायरेक्ट आपके उसके ऊपर होता है, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर के ऊपर होता है, डायरेक्टली ट्रॉपिक्स के ऊपर होता है, ओके। सिमिलरली समर में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं समर सोलिस्टाइस। आई होप आपको इक्विनॉक्स, सोलिस्टाइस, रोटेशन, रेवोल्यूशन, एपीहीलियन, पेरीहीलियन सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं, तो आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो आपका ये है वो हम डिस्कस करेंगे मिडनाइट सन के बारे में। अब ये मिडनाइट सन क्या है, मिडनाइट सन वो कंडीशन होती है, वो फिनोमिना होता है जो कि कहाँ देखा जाता है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ जो है, इसको एक्सपीरियंस करते हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स में। इस टाइम में क्या होता है आपका कि 6 महीने तो यहाँ धूप निकलती है, मतलब रात होती ही नहीं, और 6 महीने ऐसे आते हैं जब यहाँ रात ही रात रहती है, यहाँ पर धूप ही नहीं निकलती। देखिए ये कहाँ पर फिनोमेना हमने एक्सपीरियंस करा था, हमने कल भी पढ़ा था कि ये फिनोमेना होता है आपका आर्कटिक और एंटार्क्टिक, आर्कटिक और एंटार्क्टिक पे ये फिनोमेना होता है। जब हम पोल्स के टूवर्ड्स जाते हैं, ये फिनोमेना हमारा वहां पर होता है कि 6 महीने वहां पर क्या होता है, गर्मी रहती है, और 6 महीने वहां बहुत ज्यादा ठंड नाइट रहती है। तो अब देख लीजिए, जो नॉर्थ पोल है हमारा, नॉर्थ पोल कब एक्सपीरियंस करता है, ये नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस करता है मिडनाइट सन, मतलब कि दिन का टाइम है वहां पर, पूरे 6 महीने जब वहां पर उजाला रहता है, वो है आपका 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर में यहाँ उजाला रहता है। और ठीक है, बाकी जो 6 महीने हैं यहाँ पर रहती है नाइट। और जो आपका साउथ पोल है, यहाँ ये कब मिडनाइट सन एक्सपीरियंस करता है, मतलब यहाँ पर 6 महीने कब जो है आपका सन रहता है, उजाला रहता है, ये 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च, और बाकी के जो 6 महीने हैं यहाँ पर रहती है नाइट, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। लूनर सोलर इक्लिप्स। देखिए लास्ट एक बार क्लास की मैं आपको रिवीजन करा दूं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड्स में हमने क्या पढ़ा था, दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है। बाकी 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर जो है, इक्वेटर को हम रिप्रेजेंट करते थे 0 डिग्री लैटिट्यूड से। नॉर्थ पोल को हमने किया था 90 डिग्री नॉर्थ से, और साउथ पोल को हमने किया था 90 डिग्री साउथ से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा था 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था हमारा 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल को हमने किससे किया था रिप्रेजेंट, 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल को हमने किया था 66.5 डिग्री साउथ, ओके। अब हमने कितने लैटिट्यूड्स करे थे, टोटल लैटिट्यूड्स हमारे पास कितने थे, टोटल है हमारे पास 181 लैटिट्यूड्स, जिसमें से एक इक्वेटर भी है, तो मतलब 180 लैटिट्यूड्स प्लस एक इक्वेटर जो मिलके बन जाता है आपका 181। लॉन्गिट्यूड क्या था हमारा, लॉन्गिट्यूड को हमने कैसे मेजर किया था, एंगुलर डिस्टेंस मेजर फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये एक्सटेंड होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ में। अब डिस्टेंस हमने देखा था दो मेरिडियंस का कभी भी बराबर नहीं होता। क्यों बराबर नहीं होता, क्योंकि ये एक्सटेंड करते रहते हैं, और जब ये पोल्स की तरफ जाते हैं, अपना ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये छोटे होते जाते हैं, ठीक है। अब 1 डिग्री जो दी है वो थी हमारी 111 किलोमीटर की, 1 डिग्री थी हमारी 111 किलोमीटर की। और टोटल कितने मेरिडियंस थे हमारे पास, ये थे 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो प्राइम मेरिडियन था उसका लॉन्गिट्यूड, जैसे हमने इक्वेटर करा था 0 डिग्री था, ऐसे ही यहाँ पर प्राइम मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री का, जो कहाँ से पास करता है, कल पढ़ा था हमने अच्छे से, रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच में है नियर लंदन। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर एंटीबोडल पॉइंट्स आपसे पूछा जाए तो कितने लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया हुआ है, तो अर्थ को डिवाइड किया हुआ है आपका 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स, ठीक है। ईच जो है आपका 15-15 डिग्री का है, और 1 डिग्री अपार्ट, जो कि 4 मिनट्स पर डिग्री है।
अब हमने एक और चीज करी थी कि जब हम लॉन्गिट्यूड और टाइम का मेजरमेंट कर रहे थे तो हमने क्या कहा था, जब अर्थ है हमारी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ठीक है, और हेंस जो है ये क्या करते हैं, ग्रीनविच से पास होती है। अब जब हम ग्रीनविच से हम अपने टाइम को मेजर करते हैं, जो कंट्रीज ग्रीनविच के ईस्ट में है, तो वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर टाइम जो है ऐड होता जाएगा, ईस्ट गेन, ठीक है, ईस्ट गेन एड, और जो कि ग्रीनविच के लेफ्ट में वेस्ट में है वो क्या हो जाएगा, WLS, दैट इज वेस्ट लो सबट्रैक्ट, राइट। तो ये हमने कल टाइम कैलकुलेट करना भी देखा था कि किस तरीके से टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब हम कर लेते हैं कुछ लूनर और सोलर इक्लिप्स के बारे में। देखिए, लूनर और सोलर इक्लिप्स होता क्या है, लूनर इक्लिप्स कब अकर करता है, लूनर इक्लिप्स अकर करता है जब हमारी जो अर्थ है जहां हम रहते हैं वो मून और सन के बीच में आ जाए, ठीक है, जब मून और सन के बीच में आ जाए तो उससे क्या होता है, जो हमारी सन की लाइट है वो मून की तरफ नहीं पहुंचती और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मून की तरफ पहुंचती है, ठीक है। यही टाइम है व्हेन लूनर इक्लिप्स अकर, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। अब ये लूनर इक्लिप्स का आपसे पूछा जा सकता है कि ये लूनर इक्लिप्स कब होता है, लूनर इक्लिप्स होता है आपका फुल मून डे के दिन। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब फुल मून डे होता है तब आपका लूनर इक्लिप्स की कंडीशन आती है, ठीक है। और ये हर फुल मून में, हर फुल मून डे पे नहीं अकर करता, क्योंकि आपको भी पता है जो मून है वो बहुत ही छोटा है और इसकी ऑर्बिट का प्लेन जो है टिल्टेड है 5 डिग्री रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इसी रीजन की वजह से जो है इक्लिप्स है हर जो है उसमें अकर नहीं करता, हर फुल मून डे पे अकर नहीं करता। और जो आपका जो इक्लिप्स है ये आपका 40 मिनट्स तक रह सकता है, ठीक है। और मून का आपने कभी भी देखा होगा, जब लूनर इक्लिप्स आपका लगता है कभी भी मून जो है कम्प्लीटली डार्क नहीं हो जाता, या तो ये रेडिश होता है या कुछ पार्ट जो है इसका ढक जाता है मून का, कभी भी ये डार्क नहीं होता। क्यों, अब देखिए, हम रेड मून बोलते हैं जब लूनर एक्लिप्स होता है, आपका चंद्र ग्रहण लगता है, तो हम रेड मून उसको बोलते क्यों, और रेड मून हो कैसे जाता है। देखिए, जब आपकी सन की रेज जो है मून की तरफ आती हैं, अब देखिए आप, अर्थ आ गई हमारी बीच में, है ना, जब अर्थ हमारी बीच में आ गई तो अर्थ कुछ पार्शियल जो है रेज भेजेगी। अब जो भी हमारी लाइट है वो आपको पता है वो विबग्योर से बनती है, ये आपको पता होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो होती है वो होती है रेड कलर की, ठीक है। तो जब हमारी लाइट जो है पास करती है, स्कैटर हो जाती है अर्थ के सरफेस से, तो वो जो स्कैटर्ड लाइट है वो हमारी मून के पास पहुंचती है, और वो कौन सी पहुंचती है, रेड लाइट। तो हमारी अर्थ जो है रेड कलर की लाइट मून की तरफ भेजती है, जिसकी वजह से जो मून है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये रेड कलर क्यों हो जाता है मून का, ये ब्लडी मून क्यों कहते हैं हम इसको, ये इसी वजह से, इस फिनोमिना की वजह से हम बोलते हैं ब्लडी मून। सोलर इक्लिप्स क्या होता है हमारा, मून कम्स व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। जब आपके सन के बीच में मून आ जाए उस टाइम को बोलते हैं हम मूल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। अब ऐसे टाइम में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण जब लगता है तब जो मून बीच में आ गया इसकी वजह से हमें सूरज जो है वो प्रॉपर नहीं दिखता। अब ये कंडीशन देखिए, जो हमारा लूनर इक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण, वो हमेशा फुल मून डे पे लगेगा, और आप ये याद रखें जो हमारा सोलर इक्लिप्स है ये हमेशा न्यू मून डे, न्यू मून पे ही अकर होगा, ठीक है। अब ये पार्शियल भी हो सकता है और टोटल इक्लिप्स भी हो सकता है। अब इंक्लिनेशन ऑफ ऑर्बिट जो है, इंक्लिनेशन ऑफ ऑर्बिट की वजह से ही, इस वजह से कि ये हर न्यू मून वाले दिन अकर नहीं करता है। अब बात आई टाइड्स की, देखिए अब आगे चलते हैं। जो टाइड्स होती हैं, हमने देखा ओशियंस में टाइड, लंबी लंबी लहरें उठती हैं, है ना। तो वो अब डिस्कस कर लेते हैं किसकी वजह से ये लंबी लंबी लहरें जो हैं आपकी उठती हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा सन है, आपको भी पता है जहाँ जिस अर्थ पे हम रहते हैं ये हमारी अर्थ है, ये मून है, ठीक है, अर्थ एंड मून। जिस अर्थ पे आप रहते हो इसका कोई ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटी है इस अर्थ की, है ना। जब भी तो आप उड़ते नहीं हवा में, जब भी तो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है जो हमारे को नीचे खींचता रहता है।
ठीक है। इसी तरीके से जो सन है उसका भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल होता होगा और मून का भी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल पुल होता होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होता है, क्या ये सिर्फ हमें ही आपस में खींच रही है क्या ये ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का? अब हम तो एक अर्थ पे बैठे हैं, एक घर में बैठे हैं, एक चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आराम से बैठे हुए हैं, हमें क्या पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल पुल आपके ऊपर एक्ट कर रहा है नहीं कर रहा? अब ये सिर्फ आपके ऊपर ही थोड़ी कर रहा है, कुत्ते बिल्ली शेर इन इन सब पे ही थोड़ी एक्ट करता है। आपका जो अर्थ है कितनी बड़ी है, वो हर चीज पे अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, तो जाहिर सी बात है जब हर चीज को अपनी तरफ खींचती है तो जो आपस के प्लैनेट्स होंगे आसपास के, तो उसके ऊपर उनके ऊपर भी तो प्रभाव डालती होगी, उनके ऊपर भी तो अपना ग्रेविटेशनल पुल जो है वो डालती होगी। सिमिलरली जो सन है हमारा, वो भी क्या करता है, अपने जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल पुल डालता है, मतलब हर प्लैनेट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, सिमिलरली मून जो है अपना ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अपने ऊपर डाल सबके प्लैनेट्स के ऊपर डालता है। अब जो अर्थ है वो मून अर्थ की सैटेलाइट, तो अर्थ के ऊपर भी तो अपना ग्रेविटेशनल पुल डालेगा। सिमिलरली सन भी अपना ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के ऊपर डालेगा। तो अब हम तो इतने वो वैसे ठहरे सॉलिड फॉर्म है हमारी, बट लिक्विड जो है वो जो है इससे ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जब कोई चीज अपने अपने उसमें खींचेगी अपनी तरफ, तो ये जो लिक्विड है ये आप अपनी उसकी तरफ खींचता चला जाता है और मून भी अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हमारे समुन्द्र में जो है लंबी लंबी लहरें जो है उत्पन्न हो जाती हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि स्प्रिंग टाइड और लीप टाइड क्या होती है। दो तरीके की टाइड्स जो हैं ये आती हैं हमारी दो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। जो मून एक्सर्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे और जो सन एक्सर्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे, उसकी वजह से दो तरीके की हमारी टाइड्स आती हैं, वो होती है स्प्रिंग टाइड्स और है एक नीप टाइड। ठीक है, स्प्रिंग टाइड हमारी कब होती है, स्प्रिंग टाइड का ये तब होती है जब हमारा अर्थ, सन और हमारा मून ये एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, अर्थ सन और मून हमारा एक ही लाइन में आ जाए, तब होता है हमारा ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लंबी लंबी जो है तरंगे लहरें जो है पैदा होती हैं। ठीक है, देखिए अब जो आपका सन का और मून का है, ये आपस में जो इनका ग्रेविटेशनल पुल है कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जब एक डायरेक्शन में होते हैं और एक ही डायरेक्शन से ये आपकी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जो है एक्सर्ट करेंगे, तो इतनी ज्यादा इनके फोर्स बढ़ जाता है, जिस इसी की वजह से जो है आपकी टाइड्स अक्कर करती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा, जो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड जब तीनों जो है आपका अर्थ मून एंड सन एक डायरेक्शन में आ जाए और ये दो दो अकर्स टू टाइम्स इन अ मंथ, दो बार ये अकर करता है, दो एक महीने में दो बार। ये कब कब ये अकर करता है आपका यूजुअली क्या कहते हैं आपका न्यू मून के दिन। ठीक है, न्यू मून के दिन ये आपका एग्जिस्ट करता है। न्यू मून मतलब जब आपका अमावस्या होती है उस दिन बहुत ज्यादा जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये क्योंकि तीनों जो है सन मून और अर्थ एक ही उसमें होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका नीप टाइड। नीप टाइड होता है जो बहुत ही लोएस्ट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है स्प्रिंग टाइड का, नीप टाइड कम मैग्नीट्यूड वाले जो टाइड प्रोड्यूस करते हैं सन और मून आपस में मिलके। अब इसमें क्या होता है आपका, जो सन और मून है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे से। तो ये अर्थ है सन और मून ये एक तरीके से ट्राइंगल बना देते हैं, ट्राइंगल और शेप। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये एक दूसरे की जो फोर्सेस हैं सन और मून के आपस में ऑपोजिटली एक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल पुल इसका और इसका ऑपोजिटली एक्ट करता है, जिसकी वजह से एक ट्राइंगल की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ये कब अकर होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, हाफ मून जो है उस टाइम में ये जो है अकर करता है। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जितना मैंने आपको यूनिवर्स चैप्टर कराया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है यूनिवर्स चैप्टर में जहां से आपका क्वेश्चन रह जाए, जितना पॉसिबल है मैंने इन दो वीडियोस में इतना अच्छे से आपको करा दिया है कि यहाँ से बाहर आपको कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, आप इसको जरूर देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिए। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने इसमें दी गई है।
जो आज के टाइम पे थोड़ी सी आपको चेंजेस करने चाहिए थे सैटेलाइट्स का, और ये सब जो नई डिस्कवरीज हुई है, नई इन्वेंशंस हुई है, वो मैंने इसमें डाल दी हैं, जो चेंजेस आए हैं वो डाल दिए। एंड आई होप आपको टॉपिक जो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे हम अर्थ के बारे में, जैसे क्रस्ट, मेंटल कोर क्या क्या है, कौन से रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आगे हम उस पार्ट को देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बने। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। आई होप you like this video, and if you like this, please do like, share and subscribe my channel, and इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, और आप भी इंजॉय कीजिए इसको, आप भी पढ़िए और बाकियों को भी पढ़ाइए, ठीक है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सो गाइस, डू इट एंड स्टे होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।